आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और स्काइप पे हैं शाहज़ेब जिलानी। 4 रोज़ा ट्रूस, जंगबंदी, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इंसानी वक्फ़ा, आप कुछ भी कह लें, वो आज तवक्को थी कि जुमेरात यानी आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गज़ा में कल सुबह 7 बजे से इस पे अमल दरामद शुरू होगा। अब 7 कतर के हैं, इसराइल के हैं या अमेरिका के हैं, ये वाज़े नहीं है। जो कल पहला दिन शुरू होगा, जिसमें कि उम्मीद की जाती है कि इसराइली तैयारे बम नहीं बरसाएंगे और इसराइली टैंक जो हैं वो खामोश हो जाएंगे, तो कल तय पाया है कि 13 जो ख़वातीन और बच्चों को का जो यरगमाली ग्रुप है वो 4 बजे से पहर बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। हमास की तरफ से कतर ने वाज़े किया है कि ये समझौता हमास और इसराइल के माबैन है। गोया जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, वो इससे आउट है। कतरियों ने मज़ीद कहा कि ये जो जंगी वक्फ़ा है, उम्मीद ये है कि ये एक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर सकता है। ये जो 4 दिन का वक्फ़ा है, इसमें लगभग 200 इमदादी ट्रक मिस्र की जानिब जो खुलने वाली सरहद है गज़ा की, रफ़ा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, वहाँ से दाखिल होने के लिए कतार बनाए खड़े हैं। जैसे ही वक्फ़ा शुरू होता है ये गज़ा में दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी तय पाया है कि ईंधन से भरे हुए 4 ट्रक रोज़ाना गज़ा में जाने की इजाज़त होगी। अभी चूँकि कई घंटे बाकी हैं, लिहाजा इसराइल 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहता। आज इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दों के 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुझे हैरत है कि 47 दिन में इतने ठिकाने गज़ा में कैसे ढूंढ लिए इसराइल ने, 301 ही दिन में। इसके अलावा गज़ा में जो फ़लस्तीनी वज़ारत इत्तलात का जो भी स्ट्रक्चर है, उसका कहना है कि आज खान यूनुस में 3 मसाजिद को बमबारी करके तबाह कर दिया गया। शुमाली गज़ा के तमाम हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। शुमाली गज़ा में जो मकीन बाकी हैं वो अब भुखमरी का शिकार होने लगे, क्योंकि 1 महीने से ग़िज़ा की रसद बंद है। बिजली ना होने के सबब कुओं से पानी नहीं निकाला जा सकता। अल शिफा हॉस्पिटल जो इसराइल ने अब तकरीबन अपना वहाँ पे एक हेडक्वार्टर सा बना लिया है, आर्जी हेडक्वार्टर बना लिया है, उसके डायरेक्टर मोहम्मद अबू सुलेमा को पूछगछ के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी का इदारा है शिन बैत, उसके हवाले कर दिया गया है, ताकि वो सुरंगें और वो हमास का हेडक्वार्टर जो इसराइलियों को अस्पताल के नीचे नहीं मिल सका, अब उनसे पूछगछ करके मालूम किया जाए कि वो कहाँ पे है। ये है सूरत हाल। शाहज़ेब जिलानी। तो जिस तरह आपने भी बताया कि आज बमबारी जारी और शायद ये कल तक, जब तक ये जंगबंदी शुरू नहीं होती तब तक इसराइल अपने हमले जारी रखेगा। हमने ये देखा कि सवालात ये उठ रहे हैं कि अगर आर्जी जंगबंदी करनी थी तो उसमें इतना डिले क्यों हुआ, और जैसे हम समझ रहे थे कि कल शुरू होगी, लेकिन अब वो डिले होके फ्राइडे तक आ गया है। तो एक तासुर ये है कि इसराइल में कि नेतन्याहू साहब की जो हुकूमत है वो अभी भी दिल से नहीं चाहती कि हॉस्टेजेस के मामले पे कोई समझौता किया जाए, लेकिन चूंकि अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हॉस्टेज फैमिली जो है वो मुतालबा कर रही हैं, प्लस इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था, तो चाहते ना चाहते हुए उन्होंने इस पे अग्री किया है। तो सवाल ये है कि ये जो डिले हुआ वो क्यों हुआ। सीज फायर का जहाँ तक बात है तो ये पहली दफा नहीं हुआ कि सीज फायर की नेगोशिएशन जो है वो इख्तिताम के करीब हैं, लाइक क्लोजर के करीब थी। इससे जंग शुरू होने से पहले ही जब 27-28 को इसराइल ने गजा की ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट की, तो उससे एक रात कबल ही जो नेगोशिएशन थी प्रिजनर एक्सचेंज की, वो तब भी एडवांस स्टेज पे थी, पर इसराइल ने जो गजा की इन्वेजन करके उसको डीरेल कर दिया। इसी तरह एक नेगोशिएशन जो शिफा हॉस्पिटल पे कब्जे से पहले
कायरो में थी, जो कायरा में थी, जो इजिप्ट लीड कर रहा था, वो भी एडवांस स्टेज में फाइनलाइजिंग के करीब थी और सिर्फ इसराइल ने उस पर जवाब देना था कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन शिफा हॉस्पिटल पे हमले से वो भी डिरेल हो गई। और शिफा हॉस्पिटल पर जब हमला हुआ है तो वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि इसराइल को वहां से एक डेड बॉडी मिली, जो कि नोआ नाम की खातून की थी। ये जो खातून है, ये पता चला कि ये आईडीएफ के कॉम्बैट इंटेलिजेंस कॉर्प्स की यूनिट 404 की ऑफिसर है। और इसमें हम देखा जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एस्पेक्ट है, क्योंकि जो निगोशिएशन है वो मोसाद के चीफ लीड कर रहे हैं। और हालांकि ये यूजली फॉरेन मिनिस्टर या और कोई पॉलिटिकल एंटिटी डील करता है। तो ये जो नोवा की लाश थी, ये ऐसा लगता है कि हमास की तरफ से मैसेज था कि आपकी जो कॉम्बैट इंटेलिजेंस है वो टोटली फेयर है, फेलियर हो गया है। आप होस्टेजेस रेस्क्यू करना तो दूर की बात, आप लोकेट भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने देखा कि शिफा के फौरन बाद निगोशिएशन इसराइल की तरफ से दोबारा शुरू की गई और वो शिफ्ट कर दी गई दोहा की तरफ, कतर की तरफ। और जैसा कि मेरे सोर्सेज ने बताया, जो कायरो की निगोशिएशन थी उसमें जो डील तय हुई थी वो 1:1 की के ऊपर थी कि एक फलस्तीनी के बदले एक इसराइली रिहा होगा। लेकिन जब बाद में दोहा इसराइल पहुंचा तो वो टर्म्स हमास ने चेंज करके 3:1 की कर दी कि 3 फलस्तीनी रिहा होंगे तो एक इसराइली रिहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि आईडीएफ शुरू से ही होस्टेजेस की रिहाई में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि होस्टेजेस की जो रिहाई है ये कनेक्ट हो रही है एड की, ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ और साथ ही फ्यूल के साथ और उसी के साथ सीज फायर, क्योंकि सीज फायर के बगैर किसी भी किस्म का प्रिजनर एक्सचेंज वो पॉसिबल नहीं है। तो आईडीएफ ये कर रहा है, एक तो वो इसलिए होस्टेजेस नहीं चाह रहा कि उनके पास लेजिटिमेट रीजन खत्म हो जाएगा इन्वेजन का। दूसरा, इसको अगर देखें तो ये आईडीएफ की जो टैक्टिक्स हैं वॉर में, गजा की इन्वेजन में, उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि आईडीएफ की जो टैक्टिक्स हैं ये बेसिकली इसको टेरर बॉम्बिंग करते हैं, कहते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस ने यूज की थी या आजकल दहशतगर्द ग्रुप यूज करते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे, मसाजिद पे, चर्चेज में, हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग करें, उन्हें तबाह करें, ताकि जो पब्लिक का मोराल है वो खत्म हो और वो सरेंडर की तरफ चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग खुद से ही अपनी जो हुकूमत है या अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ बगावत कर दें। और ये हमने देखा कि दाइश ने इस्तेमाल किया, बाकियों ने। और इंटरेस्टिंगली 2 हफ्ते पहले आईडीएफ ने भी और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया कि जो हमास के अभी हेड हैं याहिया सिंवार, उसको अगर फलस्तीनी पकड़ा देते हैं या उसको कत्ल कर देते हैं तो ये जंग जो है ये हम खत्म कर सकते हैं या ये शॉर्ट हो सकती है। याहिया सिंवार जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जी मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये हॉस्टेज नेगोशिएशंस इजिप्ट से कतर की जानिब गई हैं तो उसमें अब पेशरफ्त हो रही है, और आपने आईडीएफ के हवाले से भी काफी इंटरेस्टिंग बातें की। थोड़ा हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख के बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की अक्टूबर 7 को, उसके बाद उनके जो मिलिट्री अज़ाइम हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? अच्छा, इसमें ये बेसिकली हमास का जो सारा ऑपरेशन है इसको लीड कर रहे हैं याहिया सिंवार। ये बजाते खुद 22 साल जो है इसराइली जेल में रहे, कैद में रहे। और 2011 में जो निगोशिएशन हुई, जिधर फलस्तीनियों ने एक इसराइली फौजी के बदले 1040 के करीब अपने फलस्तीनी रिहा किए, और उसमें ये याहिया सिंवार थे। और अगर हम देखें इसराइल के पर्सपेक्टिव से, तो जंग शुरू होने के शुरू में उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव बताया था वो ये बताया था कि हमास को हम खत्म कर देंगे, तबाह, डिसमेंटल कर देंगे, जिसमें हमास की पॉलिटिकल एंटिटी और उनकी टेक्टिकल कैपेबिलिटी, जो उनकी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत है गजा से इसराइल तक, वो भी खत्म करेंगे। लेकिन अब तकरीबन 2 महीने होने को हैं और अभी हम देखा जाता है कि आईडीएफ का कंप्लीट फेलियर है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, टैक्टिकल लेवल पे ही। ना ही वो किसी किस्म के हमास के बड़े कमांडर को अरेस्ट करने में या कत्ल करने में कामयाब हुए हैं, ना ही वो किसी किस्म का टनल नेटवर्क फाइंड करने में, उसको लोकेट करने में कामयाब हुए हैं।
इसी तरह हमने देखा कि 2-4 दिन पहले जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया कि हमने गजा पे अपना कंट्रोल जमा लिया है, और उसके चंद ही घंटे बाद हमास ने तल अवीव की तरफ रॉकेट फायर किए और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो तल अवीव में हुआ। तो इससे क्लियरली जो आईडीएफ के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमास को डिसमेंटल करना, हमास की लीडरशिप को कैप्चर या किल करना, या हमास का ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड करना, वो बिल्कुल उसमें नाकाम हुआ है। और इसके साथ साथ ही आईडीएफ का इंटेलिजेंस फेलियर भी, जो मोसाद का स्पेशली वो इंटेलिजेंस फेलियर भी देखा जाता है कि अभी तक वो एक भी रेस्क्यू नहीं कर सकते होस्टेजेस को, उन्हें लोकेट नहीं कर सकते, हालांकि गजा स्ट्रिप का बहुत बड़ा जो हिस्सा है उस पर वो कब्जा कर चुके हैं। और अगर तला ये बात आपकी सही है, मैं थोड़ा सा इसको हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मिलिटरीली क्या अचीव किया है। पॉलिटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया पूरे मामले को, पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है। अभी तक आईडीएफ जो है, इजरायली फौज जो है, उसको कोई सक्सेस नहीं हुई, लेकिन हमास को अब तक मिलिटरीली क्या हासिल हुआ है? अच्छा, मिलिटरीली हमास को देखा जाए तो उसका जो मिसाइल फायरिंग का जो नेटवर्क था वो अभी तक उसी तरह कायम है। इसी तरह उनका जो मिलिटरीली बाकी चीजें देखें, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो इसराइली कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर इसको हम मुआवजा करें इसका ऑपरेशन कास्ट लीड से, तो इसराइल उसमें काफी तेज था और विद इन फ्यू डेज उन्होंने गजा पे कब्जा कर लिया था। हमास का जहां तक मिलिट्री पर्सपेक्टिव है तो हमास बेसिकली इसमें ये नहीं है कि इसराइल कितना जल्दी एक ऑक्यूपाई करता है, दूसरा वो किस कॉस्ट पे ऑक्यूपाई करता है। हम देख रहे हैं कि हमास डेली के हिसाब से उनकी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो आर्मर व्हीकल्स को, टैंक्स को टारगेट कर रहे हैं, और जो ही इसराइल क्लोज पहुंच रहा है डीपर इनटू द गजा, हमास के अटैक्स और हमले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल पे मिलिटरीली भी प्रेशर आ रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है। 2 दिन पहले इसराइल ने एक खबर आई इसराइली न्यूज चैनल की तरफ से कि इसराइल ने अपने जो रिजर्व फोर्सेज हैं उसके काफी ज्यादा यूनिट्स को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है और थाउजेंड्स के हिसाब से उन्होंने सोल्जर वापस भेज दिए हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस जो मकरावा टैंक है इसराइल का, इसकी एक टैंक की कॉस्ट तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, 3.5 मिलियन के करीब है। तो हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ अच्छा, ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, इसके बारे में नेतन्याहू साहब इसलिए परेशान नहीं है कि अगर अमेरिका मौजूद है तो कास्ट का तो कोई इशू नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डील हुई है इसमें पहली किस्त में 50 जो कैदी हैं, यरगमाली हैं सॉरी, वो इसराइल के वो छोड़े जाएंगे और उसके बदले 150 फ़लस्तीनी औरतें बच्चे इसराइल छोड़ेगा। फेयर एनफ। देखिए, यरगमाली तो छूट जाएंगे, लेकिन इस वक्त इसराइल की जो जेलें हैं उनमें टोटल कोई 7,500 के लगभग फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें और मर्द मौजूद हैं और उनमें से 50% 7 अक्टूबर के बाद अरेस्ट किए गए हैं गजा में और गरब उर्दन में। आज ही गरब उर्दन में 90 मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। फ़र्ज़ करें वो 150 वो छोड़ देते हैं, उसके बदले वो 300 मजीद एक ही दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, तो इनको प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा हुआ फ़लस्तीनियों को? उनको तो यरगमाली वापस मिल जाएंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसराइल का मसला है वो होस्टेजेस के साथ नहीं है, लेकिन ये जो होस्टेजेस के साथ एडिशनल टर्म्स है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड और फ्यूल की जो उसको दाखिल करना गजा में, ये ज्यादा मसला है। क्योंकि जैसा कि मैंने बात किया, आईडीएफ की टैक्टिक्स अगर देखें तो रिसेंटली हमने देखा गजा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल-कुद्स हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, चिल्ड्रन रातीसी हॉस्पिटल, तो इसराइल ने ये सारे तबाह कर दिए हैं। और इसराइल इसके साथ साथ इसराइल गजा में जितनी भी बेकरीज हैं, जितनी भी फूड स्टॉक है, उसको टारगेट कर रहा है। तो इसराइल का जो टारगेट है वो बेसिकली ये है कि हेल्थ सिस्टम जितना भी है उसको डिसमेंटल कर दे, फूड स्टॉक खत्म हो जाए, ताकि जो गजा के लोग हैं वो माइग्रेट कर दें टूवर्ड्स द साउदर्न पार्ट। तो अभी भी हमास का जो प्राइमरी गोल है और जो इसराइल डिनाई करना चाह रहा है वो किसी किस्म का भी फ्यूल और ह्यूमैनिटेरियन एड जिसकी वजह से गजा में लाइफ पॉसिबल हो और जिसकी वजह से इसराइल को मुश्किलात हो ऑपरेशन में। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो अभी दोनों साइड से देखा जा रहा है। तो हमास बेसिकली जो फ्यूल चाह रहा है वो भी
उसकी वजह से, क्योंकि फ्यूल के साथ आपका पूरा सोशल लाइफ उससे कनेक्टेड है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके एम्बुलेंसेज हैं, आपका पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो उससे कनेक्टेड है। तो इसराइल अभी जो है वो नहीं चाह रहा कि किसी भी किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम में या उनके फूड स्टॉक में या लाइफ की जो दूसरी जरूरियात हैं उसमें किसी भी किस्म का रिलीफ दे सके। तो इस वजह से आईडीएफ जो है वो काफी रिलेक्टेंट है इस डील को प्रोसीड करने में। और हमने देखा है कि पहले भी जब भी डील हुई है उससे कुछ रात पहले या कुछ घंटे पहले इसराइल अपने अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अभी भी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि आज रात अगर कोई भी मैसेकर होता है, जैसा कि हमने देखा शिफा हॉस्पिटल के टाइम वो डील खत्म होगी, तो आज रात भी अगर इसराइल बहुत ज्यादा बमबारी करता है या बहुत ज्यादा हलाकतें होती हैं तो ये भी इम्कानात हैं कि ये डील भी जो है आगे ना प्रोसीड करे। बहुत बहुत शुक्रिया तला अहमद हमारे साथ हमें ज्वाइन करने अच्छा, इसराइल को खौफ ये है कि ये जो पेट्रोल हमने छोड़ दिया अगर तो हमास अपने जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन यार मुझे बताइए, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं और क्लाशनकोफ हैं, क्या दोनों पेट्रोल से चलती हैं? और एंटी टैंक माइन्स। चलें एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त अमेरिका में शायद आपको पता हो कि थैंक्सगिविंग वीकेंड मनाया जा रहा है, यौम तशक्कुर। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि थैंक्सगिविंग उस दिन के बारे में मनाया जाता है जब जो पहले अमेरिकी आबादकार आए थे, आबादकार आए थे अमेरिका में, तो उनको ना शिकार करना आता था, ना उनको फसल उगानी आती थी। तो जो वहाँ के जो मुकामी लोग थे, जिनको आप नेटिव अमेरिकन या एक ज़माने में रेड इंडियंस हम कहते थे, तो उन्होंने उनकी मदद की और फिर उनकी ही नस्ल कुशी हुई और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया। तो थोड़ी सी मैंने सुनी सुनाई सी बात लगती है ना। तो अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है कि एक छुट्टी तो है और अब ये जो ज़ायनिस्ट और इजरायली लॉबीज़ हैं वो इश्तिहारात भी ख़रीद रहे हैं ताकि लोगों को बम्बार्ड किया जाए ड्यूरिंग द थैंक्सगिविंग वीकेंड। और एक जो बहुत बड़ा थैंक्सगिविंग का फंक्शन होता है वो होता है मेसी की थैंक्सगिविंग परेड न्यूयॉर्क सिटी में। और वैसे तो बड़ी एक नॉन पॉलिटिकल किस्म की होती है, जाहिर है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या कहते हैं हटके था, क्योंकि इस बार सारी जो प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पहुँच गए और मेसीज के परेड के दौरान उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की ताकि ये किसी को ये ना लगे कि जंगबंदी हो या ना हो तो लोग भूल जाएंगे। तो इसकी ये चीज़ एक मोमेंटम पकड़ रही है। एक और जो चीज़ जो देखी है, जो शायद मैंने पहली बार देखी है, कल ही हम बात कर रहे थे स्टुअर्ट सेल्डोविट्स साहब के बारे में। ये वो हैं जी, जब देख रहे हैं एक फूड वेंडर के पास वो दिन रात पहुंच जाता था, गाली गलौज। ओबामा की एडवाइजर है, ओबामा के बहुत बड़े एडवाइजर थे ऑन पैलेस्टाइन बाय द वे। सो अब इन साहब को क्योंकि वीडियो पे पकड़ा गया। अच्छा, पहले जब इस बंदे ने कंप्लेन की पुलिस को, पुलिस ने कहा कि यार ये न्यूयॉर्क है, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन जाहिर है कि जब वीडियो आ गई तो फिर भाई को गिरफ्तार कर लिया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस फूड कार्ट वाले को ये हरास कर रहा था तो उसकी बिजनेस तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये होता है। अच्छा, ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी प्रो ज़ायनिस्ट को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। वैसे तो फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट को तो आपको पता है गिरफ्तार किया ही जाता है। अभी कल की बात है कि जर्मनी ने 15 जगहों पर छापे मारे हैं फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए। एक और चीज़ है जो मैं पहली बार देख रहा हूं, यार मुझे लगता है जर्मन पुलिस भी पंजाब पुलिस है। हाँ, वो मतलब हाँ, अगर पंजाब पुलिस भी नस्लकुशी कर रही हो। एनीवे अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने पहली बार देखी है और वो है कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसको प्यार से हम इजरायली लॉबी कहते हैं, उनका नाम खुलेआम लिया जा रहा है। अब आपको पता है कि जो है आपकी अलेक्जेंड्रिया ओकेजिया कोर्टेज, इल्हान उमर साहिबा, रशीदा तालिब, जिनको द स्क्वाड कहा जाता है, उन्होंने सख्त मुखालफत की है इजराइल की। मुखालफत क्या, उन्होंने ये कहा है कि यार जंगबंदी होनी चाहिए, फ़लस्तीनी भी इंसान है। जो ये कांग्रेस के मेंबर हैं, ये कांग्रेस के मेंबर हैं। तो एपैक ने एक ऐलान किया कि यार जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा ना, हमने $100 मिलियन की किटी जमा की हुई है, भाई नोट फेंकेगा आप पे, यूं बरसाएगा नोट। अब जनरली अगर किसी को आप पैसे दे रहे होते हैं, वो कहता है कि सर थैंक यू वेरी मच, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं जीत जाऊंगा इसकी वजह से इलेक्शन। तो उन्होंने गलती कर दी इस दफा। एक है यूएस की सेनेट के उम्मीदवार हिल हार्पर साहब।
ये हैं हिल हार्पर साहब, और उनको एक कॉल आई, ठीक है, एपैक की तरफ से, एपैक के एक डोनर की तरफ से, कि जी अगर आप सेनेट की रेस से हटके आप रशीदा तालिब के खिलाफ खड़े हो जाएं कांग्रेस में, हम आपको $20 मिलियन देंगे। 2 करोड़ $2 करोड़। हाँ, तो उसने कहा अच्छा जी, और उसने जाके ट्वीट कर दी। उसने कहा कि सर ये पेशकश हुई है, लेकिन ये प्लीज याद रखें कि मुझे आप खरीद नहीं सकते। और फिर बाकी जो ट्वीट्स हैं, उसने कहा कि मुझे पता है कि इसके मतलब है कि मेरे माथे पर एक निशाना होगा, लेकिन जो सच है वो मुझे बोलना ही बोलना है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं एपैक के बारे में कि अमेरिकन सिस्टम बड़ा मज़ेदार है। आप किसी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज भी एक तरह से या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को रजिस्टर करना होता है, तो एक पाबंदी लगती है, राइट, सिवाय एपैक पर। एपैक कुछ भी करे उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो जहां तक इसके जब भी एपैक और इस तरह के लंबे नोट होती है, तो मुझे एक साहब याद आते हैं और यहाँ पर ही वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि अमेरिकन सियासत में क्या हो रहा है, और पहली बार एपैक का नाम कोई खुल के ले रहा है। इससे पहले तो ये आप समझे कि आप वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। अच्छा, एक और जगह है अमेरिका में, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं। अच्छा, हॉलीवुड में भी आपको पता है इमेज मेकर्स हैं जो, और ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अपनी तारीख़ और कल्चर मूवी से ही समझते हैं, हम भी ऐसे ही हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात करे। और अगेन, इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करने का मकसद ये है कि यार ये जो आप कत्लेआम कर रहे हैं इसको तो आप रोकें। और अगर आप इस तरह की आवाज़, आप इस तरह की बात करते हैं, तो फिर इसके कुछ नताइज भी होते हैं। एक फ़िल्म है स्क्रीम, आपने सुना होगा नाम, शायद आपने देखी है, और उसकी कोई अभी पता नहीं को 5, 6, 7 पार्ट्स हो गए हैं। तो उनकी एक अदाकारा है उस फिल्म में, मेलिसा बरेरा, मैक्सिकन अदाकारा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जेनोसाइड प्रोफेसर, जेनोसाइड एक्सपर्ट का आर्टिकल जो जूइश करंट्स मैगजीन, मतलब एक जूइश मैगजीन में छपा था, उसको शेयर किया, और इस गुनाह में उनको नौकरी से निकाला गया कि जी अब ये स्पाई ग्लास फिल्म प्रोडक्शन ने कहा कि आप अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। अब पहले क्या होता था कि चलो वो ब्लैक लिस्ट हो गई, किसी ने परवाह नहीं की। इस दफा ऐसे नहीं हुआ। इस बार जो स्टार ऑफ द सीरीज है जेना ऑर्टेगा, जिनकी अभी हाल में ही एक बहुत हिट नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी वेडनेसडे के नाम से, ये आ गई जेना ऑर्टेगा। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप इनको निकाल रहे हैं तो फिर मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। और ना सिर्फ ये, इनके साथ कोई 10-12 और लोगों ने भी कहा कि जी फिर हम आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। और अब एक मुहिम चल गई है कि इनकी जितनी भी मूवीज़ हैं इनको बॉयकॉट किया जाए। अच्छा, एक और बहुत मशहूर अदाकारा है हॉलीवुड की, ज़रूर आपने नाम सुना होगा, सूजन सरैंडन। सूजन सरैंडन तो कई दहाइयों से एक्टिविस्ट भी रही हैं, और थेल्मा एंड लुइस एक बहुत फेमस फिल्म थी, और वो बिल्कुल ही फ्रंट से लीड कर रही है ना प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स को। तो उनको, उनकी जो एजेंसी है हॉलीवुड ने उनको निकाल दिया कि जी आई एम सॉरी, आपको हम नहीं रख सकते। अच्छा, एक और एजेंट है बड़ी फेमस, माहा दाखिल नाम है उनका, और हॉलीवुड की टॉप स्टार्स की वो एजेंट रही हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि जी ये नस्ल कुशी है, और ये मतलब सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि ये बात नहीं है कि हम नस्ल कुशी देख रहे हैं, लेकिन लोग डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो फिर क्या हुआ कि क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी जिनके साथ ये पता नहीं काफ़ी सालों से काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। तो इनके हक में कौन खड़े हुए? टॉम क्रूज साहब, नाम तो सुना होगा आपने टॉम क्रूज साहब का। तो टॉम क्रूज साहब ने कहा कि भाई ये मेरी एजेंट है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो जब टॉम क्रूज लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड में टाइड चेंज हो रही है, टर्न हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे सबको नौकरी और रोजगार तो चाहिए होती है, लेकिन फिर भी लोग खड़े हुए हैं। एंड फाइनली हम आते हैं सागर शेख साहब पे। पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर हैं, अभी हाल में ये मार्वल की मूवी मार्वल्स में भी इन्होंने स्टार किया है, और मिस मार्वल जो
चली थी सीरीज़, उसमें भी हैं और उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है और फिर लोगों ने कहा कि यार आपको फिक्र नहीं है कि हो सकता है आपकी नौकरी तेल हो जाए। उसने कहा कि यार तो क्या होता है, मैं जाके कारपेंटर बन जाता हूँ। तो ये हो रहा है। अच्छा, मैं यही फिल्म जगत जो है कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन अमेरिका से अब हम चलते हैं बरतानिया। जैसे वहाँ अकेडमी अवार्ड्स है या ऑस्कर है, इसी तरह बरतानिया में जो है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा, उसका बाफ्टा अवार्ड जो है वो तकरीबन उसी के इक्विवेलेंट समझा जाता है बरतानवी हलकों में। उसका जो स्कॉटलैंड चैप्टर है उसकी अवार्ड की अभी तकरीब हुई ग्लासगो में, तो वहाँ भी ये जो जरसूमा है घुस गया और फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के और जंग बंदी का जो मुतालबा है वो सुनने में आया। मगर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि BBC की जो आई प्लेयर स्ट्रीमिंग है सर्विस है, उस पर जब इसे नशर किया गया तो इसमें से ये जो नारे हैं या जो तकरीर हैं इनको सेंसर किया गया, नहीं दिखाया गया। एक शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन डायरेक्टर हैं एलिट मनरो, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आर्टिस्ट बरादरी मुत्तहद हो के इसराइली बमबारी बंद करवाने के लिए आवाज़ बुलंद करे। और एक और डायरेक्टर हैं फिले प्रेथर, उन्होंने एक पोस्टर उठा रखा था, मैं चुप नहीं रहूँगा, जंग बंद करो, ये ज़रा चलाइएगा। तो ये जो है ग्लासगो में हुआ है और इसको वो स्ट्रीमिंग से काट दिया ना। हाँ, अच्छा, इस तकरीब में स्कॉटलैंड के जो वज़ीर आला हैं हमजा यूसुफ वो भी थे। अभी स्कॉटिश पार्लियामेंट में करारदाद भी मंजूर हुई थी जंगबंदी के बारे में। BBC का कहना है कि ये जो आई प्लेयर की हमारी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कुछ इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमने जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये जो आई प्लेयर स्ट्रीमिंग है, इस पर महज बाफ्टा अवार्ड की झलकियाँ दिखाई थी और आपको पता है कि झलकियों में पूरी तकरीब नहीं, जाहिर है तो कुछ इससे नहीं, जैसे जब क्रिकेट की झलकियाँ आप दिखाते हैं तो छक्के तो आप नहीं दिखाते ना। हाँ यार तुम ऐसे नहीं किया करो। अच्छा, अगर BBC का हम ये मौक़िफ़ मान लेते हैं तो फिर एक ख़त है उसका फिर हम क्या करें। वो BBC के ही जो 8 सहाफ़ी हैं जो वहाँ काम करते हैं, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को भेजने की बजाय जो एक और नशरियाती इदारा है अल जज़ीरा, उसकी मैनेजमेंट को भेजा। और जब अल जज़ीरा ने पूछा कि भाई आपने हमें क्यों भेजा है, आप अपनी मैनेजमेंट से बात करते, उन्होंने कहा वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हम मजबूरन आपको भेज रहे हैं, आप अगर कुछ इसे नशर कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो अल जज़ीरा ने एक मज़मून की सूरत में ये ख़त छाप दिया। इस ख़त का लुब्बे लुबाब ये है कि BBC इसराइली दावों को चैलेंज करने और हक़ाइक़ की गैर जानिबदाराना तस्वीर कशी में नाकाम है। वो मैसेकर और एट्रॉसिटी यानी कत्ल आम और मज़ालिम जैसी इस्तिलाहात सिर्फ हमास के लिए इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ पे, और इससे ये तस्वीर बन रही है कि जैसे फ़साद की जड़ और तशद्दुद फैलाने की ज़िम्मेदार सिर्फ हमास ही है। ये ख़त में लिखा है। जो सिविलियंस इसराइल या गज़ा में हलाक हुए हैं उनकी कवरेज में भी इम्तियाज़ है। मसलन इसराइली मुतासरीन के नाम नशर किए गए, उनके जनाज़ों की कवरेज की गई और उनके वर्सा से इंटरव्यू भी किए गए। जबकि गज़ा के सिविलियन मुतासरीन की मसावी कवरेज के लिए ये उज़्र पेश किया जाता है कि वहाँ तक रसाई में बहुत शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, हाँ, लिहाजा हम उस तरह कवरेज नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करनी चाहिए। हालांकि गज़ा और मगरबी किनारे पर ख़त के मुताबिक कई ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं जो सोशल मीडिया पे अपना जो मवाद है वो नशर कर रहे हैं, मुसलसल तस्वीरें भी भेज रहे हैं और इस तरह के मवाद का छान भटक करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं जा रही। जब पिछले 2 हफ्ते में हलाकतों की तादाद बढ़ी और मगरबी हुकूमतों ने भी पहलू बदलना शुरू किया कि यार ये कुछ अब ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर BBC ने भी फ़लस्तीनी शहरियों की इब्तला पर रोशनी थोड़ी सी और बढ़ा दी। इससे ख़त के बकौल ये तासुर उभर रहा है कि अब रियासती पॉलिसियों का असर BBC की इदारती पॉलिसियों पे भी पड़ने लगा है। अच्छा, ये जो ख़त है इसमें जिसने लिखा 8 लोग हैं, उनमें से एक से बाद में अल जज़ीरा ने बातचीत की, इनफैक्ट 2 से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि वो ये महसूस करते हैं कि जितनी तवज्जो यूक्रेन के शहरियों के मसाइब पर दी गई है उसका अशर अशीर भी फ़लस्तीनियों को नहीं मिल रहा। हालांकि यूक्रेन में
2 साल में जितनी हलाकतें हुई हैं उससे 1.5 गुना जी 4 हफ्ते में गजा में हो चुकी हैं। नहीं, इतने बच्चे तो किसी को अच्छा, मौजूदा बहरान की कवरेज पे मामूर सहाफ़ियों और न्यूज़ रूम के अमले के लिए BBC ने एक ट्रॉमा सपोर्ट सेशन भी शुरू किया है कि जी आप चूँकि मुस्तकिल इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो हम आपकी काउंसलिंग करना चाहते हैं। मगर ख़त में ये लिखा है कि हमारी जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, वो ये नहीं समझ पा रही कि हम पे आसाबी दबाव वहाँ से आने वाली ख़बरों से नहीं बल्कि BBC की जो एडिटोरियल या कवरेज पॉलिसी है उसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। अच्छा, फ़लस्तीनियों से इंटरव्यू के दौरान अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप हमास की मजम्मत करते हैं, मगर जो मेहमान इसराइल का डिफेंस करते हैं उनसे आज तक ये नहीं पूछा जाता कि गज़ा में जो इसराइल कर रहा है कि आप उसकी मजम्मत करते हैं। तो इन सहाफ़ियों ने कहा कि ये एक बड़ा मसला है। फिर एक मिसाल भी दी गई है कि 9 अक्टूबर को BBC पे क्रिस्टी वॉक हैं जो वहाँ एंकर हैं, उनके मेहमान थे बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हस्साम ज़मलूट जी। अच्छा, हस्साम जो हैं वो हमास के नुमाइंदे तो नहीं हैं, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने अपना ज़ाती एक ट्रेजिडी भी बताई कि जब से इस बम्बार्डमेंट में उनके ख़ानदान के भी बहुत से लोग जो हैं जाँ बहक हो गए हैं। और हस्साम ने कहा कि ये जो आम लोग हैं ना, ये दीज आर जस्ट लाइक सिटिंग डक्स फॉर इसराइली एयरफोर्स, तो इनको मार के पता नहीं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। उस पर क्रिस्टी वॉक ने ये कहा कि मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे आपके ज़ाती नुकसान का बहुत अफसोस है, मगर क्या आप इसराइली सिविलियंस की हलाकतों से दरगुजर कर सकते हैं? मतलब इतना अफसोस उसने जाहिर किया। अच्छा, हस्साम ज़मलूट का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा यस, हम ज़ाहिर है कि मजम्मत करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कह सके। BBC का कहना है कि गज़ा में जो कवरेज का हमारा नेटवर्क मौजूद है हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जितना मुमकिन हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो अल-शिफा हॉस्पिटल में इसराइली दावा है कि जी सुरंगें ये हैं वो हैं, तो उसको भी हमने चैलेंज किया है। उसके अलावा अपनी बिसात के हिसाब से जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है हम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। वैसे एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, अब इस वक्त जो सारे जो इजरायली हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं और उनके जितने भी हिमायती हैं, जैसे कि हमारे संगी भाई जो हमेशा हमारे कमेंट्स में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूर आया करें। यार तू खामा क्यों ले? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट करें ना, क्योंकि कमेंट करेंगे तो व्यू तो करना होगा ना यार। तो एनीवे पॉइंट, दिस इज नॉट गुड। सॉरी संगी भाइयों से माफ़ी मांगो। आई एम सॉरी संगी भाइयों एंड बहनों। अब उनको समझ नहीं आ रही कि यार दुनिया हमारे खिलाफ क्यों हुई है। तो अब वो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो वो दबाव डाल सकते हैं या तो फिर पैसा फेंक सकते हैं ना कि यार ये ऐड ले लो, ये कैंपेन फंड ले लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, ट्विटर, टिकटॉक, जो भी लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों और इजराइलियों में दिन और रात का फ़र्क है। और थोड़ी सी आपको मैं वीडियो में फॉर्म में दिखा देता हूँ। आपको पता है कि जैसे अभी तलहा भी बता रहे थे, हम सबको पता है कि इजराइल ने कोशिश की है कि गाज़ा के लोग भूख से मर जाएं। बेकरीज पर हमले हुए हैं, एड ट्रक्स पर वगैरह वगैरह। तो फ़लस्तीनियों ने उसके जवाब में क्या किया है? फ़लस्तीनियों ने कहा कि चले यार, अगर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मिट्टी के तंदूर बना लेते हैं। तो अगर आप देखें इस वीडियो में तो यहाँ पर जितनी भी फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं उन्होंने पुराने ज़माने के जो मिट्टी के तंदूर होते हैं, जो बाकायदा तंदूर होते हैं, उसमें अब वो रोटी पका रहे हैं और फिर ये रोटी जाके बांट रहे होते हैं। और पूरे लंगर खाने भी वहाँ पर अब खुल गए हैं साउथ गाज़ा में एटलीस्ट। और अब देखिए कि अगेन वही बात है ना कि यार हम नाशुक्रे हैं, हमें तो फिर भी खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जब हमें खाना मिलता है हम कहते हैं यार ये सही नहीं है, मज़ा नहीं आया है, इसको दोबारा गर्म करके ले आओ या कुछ भी। तो यहाँ अब ये ज़रा देखिए, एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी है गाज़ा में और ये अभी मजाक कर रहे हैं, उसको रोटी मिली है, वो कह रहा है मैं छुपा रहा हूँ तुम लोगों से, तुम लोग खा जाओगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि यार ये पहली बार पूरे महीने में मुझे ताज़ा रोटी मिली और मेरे लिए ये ऐसी है कि जैसे किसी ने मुझे सोना या हीरे दे दिया, या हीरे पकड़ा दिए होते। ये होता है शुक्र करना। किसी भी हालत में बंदे को शुक्र करना चाहिए। फ़लस्तीनियों ने और भी बहुत कुछ यार, अब तक सिर्फ एक वाक़या हुआ है जो यूनाइटेड नेशन की रसद आई थी,
उसमें महदूद पैमाने पर लूट मार का सिर्फ एक वाक़या हुआ 45 दिन में, एक ही वाक़या, और उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ, हालांकि सारी की सारी बेकरियां बर्बाद हो गई। हालांकि यस दैट यू आर वेरी राइट, और ये भी मेरे ख्याल है कि 2-3 हफ्ते पहले हाँ, हुआ बहुत पुरानी जी। बात। अच्छा, बहुत कुछ सिखाया भी है फ़लस्तीनियों ने। अभी मैं एक देख रहा था अगेन टिकटॉक पर ये चीज़ें आती हैं। एक ये शेफ़ हैं और ये एक बैनुल-अक़वामी शेफ़ है, और ये दिखा रहा है कि यार जब मैं गाज़ा गया था ना तो मुझे फ़लस्तीनियों ने सिखाया था कि यार अगर कुछ नहीं है ना तो आप एक टीन के डब्बे, जैसे घी का डब्बा नहीं होता, उसमें आप तंदूर कैसे बनाते, ओवन सॉरी, उसमें ओवन आप कैसे बनाते हैं। और उसने पूरी एक इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो दिखाई है, और फिर दिखाया है कि जो ये एक्चुअली गज़ा में या ये इस तरह इस्तेमाल होता है। तो आप देख लें कि ये वो कौम है जो किसी भी किस्म की सिचुएशन में ना सिर्फ अडेप्ट करते हैं बल्कि मतलब खुद भूखे मर रहे होते हैं, दूसरे को भी निवाला दे रहे होते हैं। किंग फैसल ने जब ऑयल एम्बार्गो की बात की ना, कि हेनरी किसिंगर की उससे मुलाकात थी, उसने कहा अगर हम तुम्हारे तेल के कुओं पे कब्जा कर लें, क्या कर लोगे? कहने लगे ऊँट चराना शुरू कर। कोई बात नहीं, खजूर है, ऊँट है, हम हैंडल कर, तो रेजिलियंस तो है ना। तुम कितनी देर बैठ सकोगे? हाँ, तो अब एक जानिब ये है और दूसरी जानिब इजराइल है। अब आपको पता है कि इजराइल की बहुत मिलिट्री सक्सेसेस हुई हैं इस जंग में, जैसे कि एक फैमिली पार्क है गज़ा में, उसके ऊपर कब्जा किया है, और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि अपने टैंक से एक स्टार ऑफ डेविड बना दिया है ताकि दूर दूर से नजर आए। तो ना सिर्फ मतलब अपने आप को तो ये चले जलील करके खुशी होते हैं, पूरी यहूदियत को भी साथ साथ जलील कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार ऑफ डेविड एक रिलीजियस सिंबल है। छिछोरपन 2.0 आपको ख्याल है ये छिछोरपन है? दिखाइए। मैं आपको मजीद मैं आपको छिछोरपन दिखाता हूँ। गाजा में जब ये दाखिल हुए तो आपको पता है बिल्डिंग्स तबाह हुई है, मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं, और क्योंकि पेट्रोल नहीं है तो आप उनको सिर्फ हाथ से ही मलबे को हटा सकते हैं ना। तो इजराइलियों ने क्या कहा, इजराइली फौजियों ने क्या सोचा, उसने कहा कि यार क्यों ना हम यहाँ पर एक पार्टी कर रहे हैं जी। तो ये है। अब मजीद छिछोरपन देखनी है आपने। तो पुराने ज़माने में दुश्मन की खोपड़ियों में शराब पीने का रिवाज था, अब ये नाचने का। हाँ, नहीं देखो, आप बेशक आप डीजे बन जाए लेकिन फिर आप जंग नहीं लड़े ना, बेहतर एनीवे। अब जंग की बात हुई अगेन, तो आपको पता है कि बड़े स्कूल को भी फतह किया गया है, बच्चों को भी कत्ल किया गया है। फुतूहात तो बहुत हैं इसराइल की। हाँ, फुतूहात तो बहुत हैं, बहुत हैं। और एक बड़ा एक अजीब व गरीब वीडियो है, और ये अब एक फ़लस्तीनी स्टूडेंट बन के कुछ दिखाना चाह रहा है हमें। अगर वो स्कूल के एक डिस्ट्रॉयड स्कूल के अंदर बैठकर अब ये प्रिटेंड कर रहा है कि देखें अब फ़लस्तीनी बच्चे ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर। अब जाहिर है कि अब दुनिया में अब कोई भी बंदा जो टोटली पागल ना हो, वो इस तरह के वीडियो देखेगा तो वो क्या कहेगा कि सर फुल सपोर्ट हमारी आपके साथ है। ऐसे तो नहीं है ना, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। आपका ख्याल है ऐसा ही हो रहा है ये ना? सारी जो रियासत है, हाँ सारी है, नहीं रियासत तो सही, मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ। और अगेन ये एक आखिरी टिकटॉक है जो अगेन एक इजरायली फौजियों ने ही बनाई है, जिसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं उन फ़लस्तीनी ख़वातीन का जिनके घरों पर बमबारी हुई है। हाँ, मतलब ये कि मेरे घर में बिजली नहीं है, फातिमा के घर में बिजली नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है। अच्छा, ये तो तुम सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो सोशल मीडिया से जमा की ना, स्टेट टेलीविजन इसराइल का, हाँ, उसने जो है वो एक तराना बनवाया, ये आपने प्ले किया था? मैंने प्ले किया था हमने कोई 3-4 दिन पहले, और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहादुर हैं, ये हैं, और दुश्मन को किस तरह निशाना बना रही हैं। और फिर उसमें जो फुटेज उन्होंने लगाए हैं कि जी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं और शहरी भाग रहे हैं, टैंक मूव कर रहे हैं। अब अगर हो सकता है इसराइल में उससे बड़ा जोश, जंगी जोश के लिए तराने वराने भी तो बनाए जाते हैं ना आमतौर पे। मिली नगमे। हाँ, मिली नगमे। तो मिली नगमे जो हैं उसमें लेवल ये है कि ठीक है, आप ख़ुद को जोश दिलाने के लिए शायरी करते हैं, मुबालगा आराई भी करते हैं, लेकिन उसमें जो फुटेज लगा रहे हैं, हाँ, उससे वो बच्चे जो वो गाना गा रहे हैं, मतलब यहूदी बच्चे हैं, अच्छा बच्चे जो हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहीं किसी के भी हों, वो जब बड़े होंगे और वो सारे IDF में भी जाएंगे, इसलिए कि वहाँ लाजमी फौजी सर्विस है, तो उनके लिए तो ये एक नॉर्मल सी सूरत हाल होगी। सर ये तो आप एक गाने की बात कर रहे हैं, हाँ, ना। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो जहन साजी होती है ना, ये बिकॉज स्टेट इंडोक्ट्रिनेशन है।
हाँ। ये रियासत की तरफ से आपकी जहन साजी की जाती है ना, वो डे 1 से शुरू। अच्छा, हिटलर भाई इसमें एक्सपर्ट थे और उसकी सारी एक्सपर्टीज सर वहाँ से तो शिफ्ट हो गई, एक्सपर्ट से सीखा है ना, मास्टर्स ऑफ द गेम से सीखा है। तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ये तस्वीरें हैं एक चिल्ड्रंस कैंप की, ज़रा चेक करें। ये सेटलर्स के जो चिल्ड्रंस कैंप है, इसमें आपको वो आईडीएफ सोल्जर बनाया जाता है, आप टॉय ग्रेनेड्स फेंकते हो और फिर आपको असले की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें मैं इसकी एक शॉर्ट फिल्म है, रोज़ नाम की एक साहिबा उसने बनाई थी इसके ऊपर मिनी डॉक्यूमेंट्री, वो मैं देख रहा था। तो उसमें एक इजरायली बच्चा है, उसको टैंक के ऊपर बिठाया हुआ और टैंक चला। अब ज़रा बच्चा है यार, बच्चे को तुम टैंक दो, यू नो वेरी हैप्पी। तो उससे पूछा गया कि यार तुम टैंक पे बैठे हुए ना, तो तुम अपने सामने क्या देख रहे हो? उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने सारे अरब हैं, सारे मुसलमान हैं और मैं उनको कुचलता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चा है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होगा। और इससे मुझे याद आता है कि 2006 में आपको याद होगा कि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, जिसमें कोई मेरा ख्याल है कि 1200-1300 लेबनीज शहरी सिविलियंस मारे गए थे। और उन दिनों में जो इजरायली फौज ने कहा था कि यार बच्चे आए एक्सकर्जन में, स्कूल गर्ल्स, और जो हमारे बॉम्ब्स है ना उस पर आप लिखें कि यार ये मैंने तोहफा भेजा है, ये मैंने तोहफा भेजा है, ये मैंने। हाँ, बेहतरीन। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इजराइल की हिमायत नहीं करते, मतलब आवाम समझ नहीं आती इन सब की चीज़ें देखने के बाद।